हेलो। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। लाइफ के जो भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे हम कैसे डील करते हैं, ये चैप्टर उस पर फोकस करता है। तो जब हम लाइफ की कोई भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स जो होता है उन इवेंट्स को लेकर जो हमें थ्रेटन कर सकते हैं या हमें नुकसान पहुंचा सकता है साइकोलॉजिकली या फिजिकली, उस चीज़ को हम स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस लैटिन के वर्ड से आता है स्ट्रिक्टस या स्ट्रिंग, मतलब टाइटनेस, टेंशन। ठीक है। अब स्ट्रेस के क्या क्या टाइप है? एक तो हो गया स्ट्रेन, नेचर स्ट्रेस में। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब क्या? जो हमारे रिएक्शन है, स्ट्रेसर, ऐसे इवेंट या चीज़ें जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस डालती हैं। ठीक है, मतलब हमें हार्म पहुंचा सकती हैं या पहुंचाती हैं। अब हैंस सेले, जो कि फादर ऑफ स्ट्रेस कहा गया है इन्हें, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेस के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी कि हार्मोन से कैसे स्ट्रेस, क्या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी के अंदर स्ट्रेस से रिलेटेड, तो उन्होंने वो रिसर्च करी। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रेस और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अब हमें पता है कि स्ट्रेस तो मेंटल है, साइकोलॉजिकल है, और एक कंपोनेंट उसका फिजियोलॉजिकल है। तो जो भी एनवायरनमेंट में स्टिमुलस है, जब वो हमारी बॉडी के इंटरनल बैलेंस या हो इक्विलिब्रियम, जिसे हम स्टैटिस भी बोलते हैं, जब उसे डिस्टर्ब करती है तो उससे स्ट्रेस जनरेट होता है। बॉडी क्या करेगी? बॉडी वापस उस स्टेट में आने का ट्राई करेगी, जैसे कि फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। तो जो हमारा दूसरा सिस्टम होगा पैरासिम्पैथेटिक, वो हमें रिलैक्स करने की कोशिश करेगा। तो जो रिलैक्स स्टेट होती है उसे हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं। ठीक है, कोस क्या होगी? कोस एक्सटर्नल है, इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से अगर कोई थ्रेट आ गई, कुत्ता भौंकने लग गया, कुत्ता काट ना ले, वो एक स्ट्रेसर बन सकता है। इंटरनल क्या होगी? खुद ही टेंशन है कि भाई लाइफ में क्या होगा वगैरह वगैरह, वो इंटरनल स्ट्रेसर के अंदर आ गया, जिसकी वजह से हमारी इंटरनल स्टेट पे फर्क पड़ता है। टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, सांस वगैरह प्रॉब्लम आ रही है वगैरह वगैरह, उसके बेसिस पे हम क्या कैसा रिएक्शन करते हैं, उसे स्ट्रेस रिएक्शन भी बोलते हैं, रिजल्ट। ठीक है, अब थ्योरी पे आ जाते हैं स्ट्रेस की। ये थ्योरी दी थी लैज़ारस ने। उसने क्या कहा कि स्ट्रेस क्या है, उस पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे अप्रेज़ल कर रहे हो, मतलब किस तरीके से सोच रहे हो इवेंट के बारे में, किस तरीके से कॉग्निटिवली तुम उसे परसीव कर रहे हो। ठीक है, तो 2 तरीके के अप्रेज़ल हो गए। एक तो हो गया प्राइमरी, कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ देखना कि भाई जो इवेंट हुआ वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे एग्जाम में फेल हो गए, वो नेगेटिव हो गया। आ, और अगर एग्जाम में फेल नहीं हुए, पास हो गए बढ़िया नंबर से, तो वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब नेगेटिव इवेंट किन किन टाइप्स के हो सकते हैं? हार्म हो सकता है, एक्चुअल हार्म हुआ, थ्रेट, पोटेंशियल हार्म, एंजाइटी है, अभी कुछ वेरीफाइड नहीं है लेकिन हमें डर लग रहा है कि फेल होंगे नहीं होंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, चैलेंज, ऐसी सिचुएशन जो ऑब्स्टेकल होती है, जिनको अगर हम डील कर ले तो क्या पता हमें बेनिफिट हो। चैलेंज जैसे अगर कोई नई स्किल सीख रहे हो, तो अगर उसमें तुम एफर्ट लगाओगे तो वो एक तरीके का चैलेंज होगा। वो स्ट्रेस स्ट्रेस तो डालता है लेकिन उससे फिर तुम ग्रो कर सकते हो। ठीक है, सेकेंडरी अप्रेजल, इसमें क्या होता है कि हम अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हमारी क्या एबिलिटी है, कि हम उससे डील कर सकते हैं या नहीं, रिसोर्सेज है या नहीं हमारे पास स्ट्रेस फुल इवेंट से डील करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं फैक्टर्स पे। फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं फैक्टर अप्रेजल को। ठीक है, तो नेचर हो गया स्ट्रेसर का, कि भाई स्ट्रेस कैसे, इंटेंसिटी कैसी है, हाई है, लो है, कितनी देर के लिए है स्ट्रेसर। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक जगह से स्ट्रेस आ रहा है, 10 जगह से, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है क्या। प्रिडिक्टेबिलिटी, पता है कि क्या एक्शन लेना है, नहीं पता क्या एक्शन लेना है। जो स्ट्रेसफुल इवेंट है, क्या वो पहली बार हो रहा है तुम्हारी लाइफ में या पहले भी हो चुका है, तो प्रिडिक्टेबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि जो इंडिविजुअल है जो स्ट्रेस से डील कर रहा है, वो कैसे हैंडल करेगा उसे। तो साइकोलॉजिकल आ गया कि भाई तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसी है, पर्सनैलिटी कैसी है, कैसे डील करते हो स्ट्रेस के साथ, कैसा रिएक्शन है तुम्हारा। फिजियोलॉजिकल, फिजिकली क्या हो रहा है, सांस फूल रही है या नहीं, ब्लड प्रेशर कैसे वगैरह वगैरह स्ट्रेसफुल इवेंट में। कल्चरल, कल्चर कैसे देखते हैं स्ट्रेस को, कैसे डील करते हैं स्ट्रेस के साथ। ठीक है, कल्चर प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करता है, तुम्हें सिखाता है कि ढंग से प्रॉब्लम को देखो या इग्नोर करो वगैरह वगैरह। तो वो कोपिंग मैकेनिज्म्स कल्चर के थ्रू आते हैं। रिसोर्सेस, भाई अगर तुम पैसे हैं, मेडिकल केयर है, हेल्थ बढ़िया है, तो वो फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर गए। पर्सनल क्या, कि कैसी स्किल है, सोचने का तरीका। ठीक है, सोशल की सपोर्ट है या नहीं, आसपास लोग हैं या नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उन वो हेल्प कर दें या फिर वो एडवाइस दे दें। ठीक है, और स्ट्रेस का अप्रेजल क्या हो गया? स्ट्रेस के प्रति जो तुम्हारा रिएक्शन है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू। अब अराउजल का रोल क्या है स्ट्रेस में?
तो भाई जैसे ये आ गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जब स्ट्रेस होता है तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, कैथ्लोसेलोमाइन्स मतलब कि जो न्यूएफ्रिन या फिर एफिनेफ्रिन, एड्रेनलिन और न्यू एड्रेनलिन भी बोलते हैं उसे, ब्लड स्ट्रीम में कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स होना शुरू हो जाता है। दूसरा पाथवे क्या है कि भाई कोर्टिसोल जनरेट करने लग जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल देता है, उससे कोर्टिसोल जनरेट होने लग जाता है तुम्हारी बॉडी में, ठीक है। अब बिहेवियरली क्या होता है, बिहेवियरली हमें पता है कि भाई या तो आज फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स है तो आदमी या तो डील करेगा सामने वाली स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ या फिर विड्रॉ करेगा, उससे दूर भागेगा, ठीक है। इमोशनली कौन से इमोशन एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जनरली नेगेटिव इमोशन होते हैं जब स्ट्रेसफुल इवेंट में होता है, तो फियर, एंजाइटी, एम्बेरसमेंट वगैरह वगैरह। कॉग्निटिव पे आते हैं, क्या क्या बिलीफ है स्ट्रेसफुल इवेंट के रिगार्डिंग, कि भाई ये मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ या नहीं, हाँ ये प्रॉब्लम ठीक है या नहीं, मैं उससे डील कर सकता हूँ या नहीं, जो भी तुम्हारे बिलीफ है, ठीक है। फिर तुम्हें पता भी होना चाहिए स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है, तो तुम्हें पता रहेगा कि उसे कंट्रोल कैसे करना है। तो ये सब कॉग्निटिव के अंदर आ गया। अब ये डायग्राम है कि स्ट्रेस कितने टाइप का होता है, किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, क्या क्या रिसोर्सेज है, वो स्ट्रेस अप्रेजल डिटरमाइन करती है, उसके बेसिस पे हमारे रिस्पॉन्सेज आते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया। अब साइंस और सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, इनकंसिस्टेंसी, डिसीजन ढंग से नहीं ले पा रहे, सोच नहीं पा रहे, मूड स्विंग हो रहे हैं, इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं वगैरह वगैरह, नेगेटिव इमोशन ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोपिंग मैकेनिज्म के लिए ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, फिजिकल इलनेस हो रही है स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। अब स्ट्रेस कितने तरीके के होते हैं, इफेक्ट के ऊपर, हर स्ट्रेस बुरा नहीं होता, एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस या अराउजल चाहिए होता है परफॉर्मेंस के लिए, तो उसे हम यूज स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रेस तब होता है जब वो स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि भाई परफॉर्म ही ना कर पाए इंसान, ठीक है, हेल्थ बिगड़ने लग गया, तो उसे डिस स्ट्रेस के अंदर डाल देते हैं। अब सोर्स के ऊपर स्ट्रेस का कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं हम, फिजिकल स्ट्रेस है कि बॉडी को एक्सर्ट करना, बॉडी का यूज करना, साइकोलॉजिकल नहीं है, ज़्यादातर फिजिकल होता है, जैसे अगर तुम्हें कोई ज़्यादा हैवी वर्कलोड करना है कि कोई भारी चीज़ उठानी है या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, या फिर कहीं अगर हाइकिंग पे जा रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो, तो जै उस तरीके से तुम्हारी बॉडी पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है उसे हम फिजिकल स्ट्रेस के अंदर डालेंगे, ठीक है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस, इसमें क्या होता है कि सराउंडिंग में चेंज की वजह से इश्यूज, जैसे पोल्यूशन है, दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा हो गया तो कुछ लोगों को हेल्थ की टेंशन होगी, तो एनवायरमेंट स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं तुम्हारे अंदर, ठीक है। क्राउडिंग, ज़्यादा भीड़ है, कहीं बस में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, ज़्यादा भीड़ है तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस आ सकता है। वेदर, ज़्यादा बारिश होगी वगैरह वगैरह, ठीक है, डिजास्टर हो गए, नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह वगैरह। अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के ऊपर आते हैं, जो रॉन्ग थिंकिंग की वजह से होती है। आ, तो भाई अगर तुम्हारी कोई नीड पूरी ना हो तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है, तुम्हारा कोई गोल है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई बीच में तो उसकी वजह से स्ट्रेस हो गया, कॉन्फ्लिक्ट। अब कोई चीज़ें या तो फायदा देगी या नुकसान देगी। अब अगर तुम्हारे पास काफ़ी सारी चॉइसेस है तो तुम कॉन्फ्लिक्ट में हो कि भाई कौन सी चॉइस चुने, तो वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ गया। इंटरनल प्रेशर, भाई अपने ऊपर से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये करना है, जबकि तुमने पहले वो चीज़ करी नहीं, ना तुम्हें पता है कि गोल कैसे करना है, बस करना है। सोशल प्रेशर कि भाई दूसरों की एक्सपेक्टेशन तुमसे कि भाई ये करो वो करो, ठीक है। अब सोशल स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं, जो दूसरे लोगों से हो सकता है, जैसे कि घर में कोई डेथ होगी तो उसकी वजह से स्ट्रेस, इलनेस है फैमिली में, रिलेशनशिप्स काम नहीं कर रही दूसरे लोगों के साथ तो उसकी वजह से स्ट्रेस आ सकता है, ठीक है। सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस, लाइफ इवेंट्स, लाइफ में कोई चेंज आ गया, मेजर बड़ा चेंज आ गया, शहर बदलना है, फैमिली का कोई मेंबर मर गया या सेपरेट हो गए तुम, जैसे कि ब्रेकअप या डिवोर्स हो गया, तो इनकी वजह से लाइफ में चेंज के इवेंट्स की वजह से स्ट्रेस आ सकता है, ठीक है। अब मेजर कैसे करते हैं, ये होम्स और राय ने दिया था क्वेश्चनेयर, जिसमें 51 लाइफ चेंज के इवेंट्स थे, नेगेटिव पॉजिटिव, और उन्होंने स्कोर दिया था कि इसमें ज़्यादा पेन होता है और बाकी चीज़ों में कम होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास नीचे दे रखा है। इंडियन वर्जन किसने दिया था, इंडियन वर्जन सिंह कौर ने दिया था, ठीक है। प्रेजेंटिव स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट स्केल, ठीक है। तो ये इंडियन वर्जन हो गया। हैसलेस, पर्सनल स्ट्रेस होता है जो डेली लाइफ में होते हैं प्रॉब्लम्स, हाँ, जैसे कि स्कूल छोड़ के आना, नहीं छोड़ के आना बच्चों को, तो वो एक स्ट्रेस हो गया, ठीक है। जॉब पे
कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो वो भी एक स्ट्रेस हो गया। तो ये डे टू डे लाइफ पर्सनल इवेंट, ठीक है। ट्रॉमेटिक इवेंट, तो तुम्हारी लाइफ में कुछ बहुत बुरा हो गया, जैसे अब्यूज हो गया या फिर डिजास्टर हो गया, कोई मर गया, तो अगर जिसकी वजह से ट्रॉमा डेवलप होता है, उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है, तो उसे हम ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे ट्रॉमेटिक बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस, बर्नआउट हो गया, भाई इतना स्ट्रेस ले लिया तो फिजिकली मतलब एनर्जी नहीं बची बॉडी के अंदर, ना कुछ फील कर पा रहा है, ना फिजिकली एक्टिव है, साइकोलॉजिकली सोच नहीं पा रहा, बस यूं ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो बर्नआउट की स्टेट होगी, ठीक है। अब ज़्यादा अगर लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस होगा तो हेल्थ भी खराब हो सकती है, हेल्थ खराब होने की वजह से इंसान मर भी सकता है क्योंकि इम्यून सिस्टम उसका खराब हो गया, ठीक है। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, भाई क्या क्या इफेक्ट होता है इमोशंस में। भाई मूड स्विंग हो गए, बिहेवियर उल्टा सीधा हो गया, समझ नहीं आ रहा इंसान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, मूड लो लो रहने लग गया क्योंकि डील नहीं कर पा रहे स्ट्रेस के साथ, डिप्रेशन आ गया, टेंशन है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल सिम्टम क्या है, फिजियोलॉजिकली हो गया भाई एड्रेनलिन बढ़ गया बॉडी के अंदर, कोर्टिसोल बढ़ गया, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, बीपी हाई हो गया, ठीक है। सांस तेजी से ले रहे हो, तो ये आ गया फिजियोलॉजिकल। उसके अंदर कॉग्निटिव में क्या हो गया, भाई दिमाग सोच नहीं पा रहा, ठीक है। डिसीजन गलत गलत ले रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो ये कॉग्निटिव के अंदर आ गया। बिहेवियरल क्या हो गया, खाना ढंग से नहीं खा रहे, नींद नहीं ले पा रहे, एडिक्शन में आ गए, स्ट्रेस से डील करने के लिए या तो स्मोकिंग करने लगे, कैफीन लेने लग गए वगैरह वगैरह, अल्कोहल लेने लग गए ताकि अपने आप को काम डाउन कर सकें, ठीक है। वो आता है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम में, ये हैंस सेले ने दिया था। इसने क्या कहा था कि हर एक इंसान की बॉडी के अंदर स्ट्रेस से रिलेटेड एक पैटर्न होता है बॉडी का, ठीक है। तो पहले स्ट्रेस आया तो इंसान अलार्म्ड हो गया, अराउज्ड हो गया कि भाई पहले वो टेंशन देगा कि भाई क्या स्ट्रेसर है, ठीक है। अब उसकी वजह से हार्मोन्स एक्टिव हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पूरा एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब स्ट्रेस अभी भी गया नहीं है, अभी भी मेंटेन है, तो उसकी स्ट्रेस की वजह से क्या इंसान कोप डील करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है बॉडी के अंदर, ठीक है, लॉन्ग समय के लिए। एग्जॉशन तब है जब उसकी बॉडी डिटेरियोरेट होने लगती है स्ट्रेस की वजह से। प्रॉब्लम तो गई नहीं, स्ट्रेस लगा हुआ है पहले से ही, तो क्या होगा कि बॉडी में प्रॉब्लम आने लगी, इंसान बीमार पड़ गया, टेंशन में है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया वगैरह वगैरह, तो वो एग्जॉशन की स्टेज होगी। अब आते हैं स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम के अंदर, ठीक है। इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है स्ट्रेस के अंदर, ठीक है। भाई इम्यून सिस्टम स्ट्रेस से डील करने के लिए क्या है, उसके पास व्हाइट ब्लड सेल है, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं उसे, ठीक है। वो पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई फॉरेन बॉडी क्या है, अगर क्योंकि स्ट्रेस के अंदर अगर स्ट्रेस के अंदर तुम्हारी इम्यूनिटी कम होगी तो वो एक्ट कर देते हैं कि पैथोजन वगैरह वो तुम्हारे ऊपर जल्दी एक्ट करते हैं, तो उससे डील करने के लिए बॉडी के अंदर एंटीजेंस वगैरह होते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब वाइट ब्लड सेल दो तरीके के होते हैं, एक तो टी सेल्स जो पैथोजन आते हैं, जो भी वायरस वगैरह आते हैं उनको अटैक करता है, ठीक है, टी सेल वगैरह। बी सेल क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। नेचुरल किलर सेल्स ये दोनों के लिए एक्ट करता है, ठीक है, जो भी टॉक्सिन वगैरह उनसे डील करने के लिए। अब आते हैं स्ट्रेस, हाँ, इम्यून सिस्टम को इम्पेयर कर देता है, इम्यूनिटी कम कर देता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ज़्यादा होने लग जाते हैं क्योंकि बॉडी हेल्दी नहीं, ब्रेन भी हेल्दी नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम नीचे, साइकोइम्यूनोलॉजी, ये उनकी स्टडी है कि स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है, उसकी स्टडी हम साइकोइम्यूनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस का क्या रिलेशनशिप है, लाइफ स्टाइल क्या हो गया, जो भी तुम्हारे डे टू डे डिसीजन है, तुम कैसे रह रहे हो, क्या क्या बिहेवियर कर रहे हो, क्या चीज़ें खा रहे हो, कैसे सो रहे हो वगैरह वगैरह, काम कैसा कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है। तो उसका स्ट्रेस में क्या है, ऑब्वियसली अगर बैड लाइफ स्टाइल होगा तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो इम्यूनिटी कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी तो इलनेसेस ज़्यादा होंगी, इलनेसेस ज़्यादा होंगी तो मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक लॉजिकल पैटर्न है। अम, अब स्ट्रेस से डील कैसे करें, तो उसे हम कॉपिंग के अंदर डाल देते हैं कि स्ट्रेस से डील करने के लिए जो भी तुम्हारे बिहेवियरल रिस्पॉन्स है, कॉन्क्रीट रिस्पॉन्सेज है, तुम क्या एक्शन लेते हो, उसे हम कॉपिंग के अंदर डाल देते हैं। तीन कॉपिंग स्ट्रेटजी है, हैंडलर और पार करने देती। एक तो टास्क ओरिएंटेशन, बेसिकली तुम क्या करते हो कि टास्क के ऊपर फोकस करते हो कि भाई क्या एक्शन ले सकता हूँ मैं, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, किस तरीके से मैं डील करूँ स्ट्रेसफुल इवेंट के साथ। तो एक तो वो स्ट्रेटजी होगी। दूसरी स्ट्रेटजी क्या होगी, इमोशन ओरिएंटेड, भाई अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, अपने आप को अच्छा फील कराने की कोशिश करना, होप रखना कि भाई हाँ, अगर स्ट्रेसफुल इवेंट
टेम्पररी है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा, तुम उससे डील कर सकते हो, ठीक है? तो इमोशनल स्ट्रैटेजी, अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी, इग्नोर करना, ठीक है? चीज़ों को इग्नोर करना, वैसे काम करता नहीं है लेकिन इग्नोर करना है स्ट्रेसफुल थॉट को, अपने आप को सेव करने के लिए, ठीक है? अब कोपिंग रिस्पॉन्सेस लेज़रस और फोकमैन ने दिए। वो कोपिंग तो चेंज होती रहती है स्ट्रेसफुल इवेंट के साथ, हर एक इंडिविजुअल अलग-अलग कोपिंग स्ट्रैटेजी लेगा, तो किस तरीके के रिस्पॉन्सेस दे सकता है वो। एक तो हो गया प्रॉब्लम फोकस्ड में क्या है कि वो भाई जो प्रॉब्लम है, स्ट्रेस को प्रॉब्लम की तरह देखता है और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, एक्शन लेके। इमोशन में क्या है कि वो पहले तो इमोशन काम डाउन करने की कोशिश करेगा कि इमोशनली कैसा फील कर रहा है स्ट्रेस से रिलेटेड, इमोशन काम डाउन करेगा, फिर बाद में वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। दोनों साथ में होते हैं, ठीक है? अगर ज़्यादा इमोशनल होगे तो प्रॉब्लम को ढंग से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? अब आते हैं हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स पे। रिलैक्सेशन टेक्निक होगी, मसल रिलैक्सेशन, एक बॉडी पार्ट लोअर बॉडी पार्ट से हम पहले मसल को टेंस करते हैं, फिर हम उसे रिलैक्स करते हैं और डीप ब्रीथिंग के साथ हम ये ऊपर तक ले जाते जाते हैं। जैसे पैर की होगी, कमर की होगी, नेक की होगी, फिर सर की, तो ऐसे मसल्स को हम अ, टेंस करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं ब्रीथिंग के साथ, ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए, ठीक है? अब मेडिटेशन कर सकते हो, दिमाग को फोकस कर सकते हो, ठीक है? बायो फीडबैक, तो इसमें क्या होता है कि तुम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करो, अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करो, जैसे सांस को कंट्रोल करके अगर तुम्हारी सांस तेज हो रही है तो तुम सांस को कंट्रोल करो ताकि तुम्हारे स्ट्रेस ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है? इसमें क्या चाहिए, इसमें तो पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई फिजियोलॉजिकली क्या हो रहा है, फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर फिजियोलॉजिकली ये हो रहा है स्ट्रेस के अंदर तो उसे कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं और फिर उसे कंट्रोल करना, तो ये 3 स्टेजेस होगी। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, तो इसमें क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि भाई अ, किस तरीके से स्ट्रेस को सॉल्व किया जा सकता है, हम ये इमेजिन करते हैं, गोल बनाते हैं और गोल को करने के तरीके ढूंढते हैं इमेजिनेशन के थ्रू, ठीक है? अब हमारे पास आया कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक, तो स्ट्रेस कॉन्कुलेशन ट्रेनिंग मैके बाउन ने दी थी। तो इसमें क्या है कि हम जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं जो स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, हम उन्हें पॉजिटिव और रैशनल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जैसे कोई रैशनल होगा कि भाई मुझे तो फेल ही होना है, लेकिन तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए तुम क्या करोगे? देखोगे कि तुम्हारी पिछले साल पहले की परफॉर्मेंस कैसी थी, पिछले साल की परफॉर्मेंस कैसी थी, तो उसके बेसिस पे तुम ढंग का वो बनाते हो, क्या कहते हैं, इन्फ्रेंस बनाते हो या फिर डिसीजन लेते हो। तुम देख सकते हो कि तुम्हारे यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए, क्यों आए, किस में प्रॉब्लम है, किस में नहीं है। तो तुम ज़्यादा नेगेटिव या इर्रेशनल नहीं रहते, पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल करते हो, ठीक है? 3 स्टेजेस हैं, पहले तो असेस कर लिया भाई क्या प्रॉब्लम है क्लाइंट के साथ। फिर उसे टेक्निक बताई कि भाई ऐसे सॉल्व करनी है टेक्निक, ऐसे स्ट्रेस को कम करना है और फिर उससे बात करी और रिपोर्ट ली कि भाई तुमने किया तो कैसा फ़र्क पड़ा, क्या रिज़ल्ट मिला, ठीक है? अब आते हैं हम वेल बीइंग पे। तो इसमें क्या है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनैलिटी, ये किसने दिया, कोबासा ने। तो इसने कहा कि जो स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी है उसमें क्या क्वालिटी होती है, हार्डीनेस की। हाई लेवल का स्ट्रेस डील कर सकता है बिना बीमार हुए या बीमार ज़्यादा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के। हाँ, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि इंसान के पास एक पर्पज़ या डायरेक्शन हो, मोटिवेशन हो कि एक बड़ा गोल जिसके लिए वो मोटिवेटेड रहे, तो अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आ भी गया तो वो उसे डील कर सके, ठीक है? अब 3 ट्रेट होते हैं, 3 सी करके बोलते हैं उसे हम। तो कमिटमेंट होगी कि जो चाहिए उस पे कमिटेड हो, कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो। कंट्रोल, अपनी लाइफ़ के ऊपर कंट्रोल, तुम्हें पता हो कि चीज़ें कैसे जा रही हैं, तुम्हें अवेयरनेस हो। चैलेंज, अगर चैलेंज आए तो उसे डील कर सको, ग्रो कर सको, ठीक है? लाइफ़ स्किल, अब लाइफ़ स्किल क्या है, स्ट्रेस या चैलेंजेस से डील करने के लिए जो स्किल्स या एबिलिटीज़ होती हैं इंडिविजुअल के पास, उन्हें हम लाइफ़ स्किल बोलते हैं। किस-किस तरीके के लाइफ़ स्किल है, रैशनल थिंकिंग, रियलिटी के बारे में सोचना लॉजिकली, ढंग के बिलीफ रखना, कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ ना रखना, ठीक है? फैक्चुअल या एविडेंस के बेसिस पे सोचना। असर्टिवनेस, अपनी फीलिंग्स, अपनी नीड्स या अपने डिज़ायर्स या थॉट्स को ढंग से कम्युनिकेट करना सामने वाले के ऊपर। कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे मैं ये सोचता हूँ वगैरह-वगैरह, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट, अपना टाइम का ढंग से यूज़ करना, जो चीज़ तुम्हें चाहिए उन पे फ़ोकस करना, जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में गोल चाहिए उन पे फ़ोकस करना, उनमें टाइम इन्वेस्ट करना। रिलेशनशिप, ऑब्वियसली रिलेशनशिप किस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, कम्युनिकेशन पे। तो दूसरे की बात सुनना, अपनी बात बताना और दोनों को ढंग से एग्री करना, एक्सेप्ट करना दूसरे के व्यू पॉइंट भी, ठीक है?
सेल्फ केयर, अपने आप को हेल्दी रखना, ठीक है? हाइजीन मेंटेन करना वगैरह-वगैरह, फिट रखना, रिलैक्स करना, एक्सरसाइज करना, ढंग का खाना खाना, ठीक है? अब हेल्पफुल अनहेल्पफुल हैबिट कौन-सी होगी? परफेक्शनिज़्म, हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करना, कि भाई हर चीज़ सही हो मतलब मेरी लाइफ में, लेकिन अगर तुम कोई चीज़ नई-नई कर रहे हो तो उसमें एफर्ट या टाइम तो लगता ही है। तो उसमें तुम एकदम से सब कैसे सही कर दोगे, ठीक है? तो ये परफेक्शनिज़्म है कि नहीं सही चाहिए मुझे हर चीज़ एकदम परफेक्ट, एक ही बारी में सारी चीज़ें हों, पर ऐसे नहीं होती, ठीक है? तो ये ना अनहेल्पफुल हैबिट है, ये बिलीफ मेंटेन रखना। अवॉइडेंस, सिचुएशन को फेस ना करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम कहना कि प्रॉब्लम नहीं है या फिर उसे अवॉइड करना, लेकिन उससे प्रॉब्लम चेंज नहीं हो जाती या खत्म नहीं हो जाती, ठीक है? प्रोक्रास्टिनेशन, जो चीज़ तुम्हें पता है करनी है, तो अगर तुम उसे नहीं कर रहे, अगर तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया वगैरह पे और अगर तुम्हें पढ़ना है, ठीक है? तो वो प्रोक्रास्टिनेशन के अंदर आ गया। अब अब आ गया पॉजिटिव हेल्थ। हेल्थ क्या? हेल्थ हर चीज़ में, हर सेक्टर में, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, ये सारे एरिया में हेल्थ ढंग की होनी चाहिए, ठीक है? अब कैरेक्टरिस्टिक ये रही, क्या-क्या पॉजिटिव हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अब आते हैं हम क्या-क्या फैक्टर हैं जो हेल्थ को मेंटेन रखने में हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालते हैं। एक तो डाइट होगी, ढंग की डाइट, ढंग की डाइट खाओगे तो और हेल्दी रहोगे, ठीक है? एक्सरसाइज़ होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो रियलिटी की तरफ, लाइफ़ की तरफ कि भाई लाइफ़ में एन्जॉयमेंट है, लाइफ़ में सक्सेस वगैरह हो सकती है। अ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपनी लाइफ़ के लिए कि जो मेरी लाइफ़ में हो रहा है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है? पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिज्म रखना कि भाई लाइफ़ में हैप्पीनेस अचीवेबल है, सक्सेस मिलेगी, ठीक है? ये ऑप्टिमिज्म रखना। सोशल सपोर्ट, तो भाई हाँ, जो भी अपने ढंग के दोस्त रखना, ढंग के खानदान वाले वगैरह, जो तुम्हें अगर प्रॉब्लम आए तो तुम्हें सपोर्ट करें, ठीक है? ये एक तो हो गया परसीव्ड सपोर्ट, जो तुम्हें लगता है कि कैसी क्वालिटी है, किस तरीके के लोगों के साथ हैंग आउट करो। सोशल नेटवर्क क्या? क्वांटिटी, कितने लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, ठीक है? लेकिन सोशल सपोर्ट भी ज़्यादा अगर लोगों के साथ रहोगे तो उतना टाइम क्वालिटी तुम मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच में, ठीक है? अब किस तरीके के सपोर्ट मिल सकते हैं? एक तो टेंजिबल हो गया कि भाई फिज़िकली कुछ हेल्प कर दी, फिज़िकल लेवल पे कि अ, खाना बना के दे दिया, पैसे दे दिए, कुछ कर दिया तो ये सपोर्ट हो गया। अगर या फिर फिज़िकली हेल्प कर दी, जैसे कोई डिज़ास्टर हो गया तो फौजी वगैरह हैं या फिर जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले हैं, तो हेल्प कर दी तुम्हारी, फिज़िकली लोगों को बचा लिया, तो एक फिज़िकल हेल्प हो गई। इन्फॉर्मेशनल, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम्हें बता दिया कि भाई ऐसे-ऐसे डील करना है, कोई गाइड बुक दे दी, कि इन्फॉर्म कर दिया पहले ही, कि यहाँ कैलेमिटी आ सकती है या ये प्रॉब्लम चल रही है। इमोशनल सपोर्ट, अ, थेरेपी के थ्रू बात करके ढंग से इंसान को समझ के कि भाई उसकी इमोशनल स्टेट क्या है, उसके इमोशंस कैसे कंट्रोल हो सकते हैं वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।